नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर कंप्लीट कर रहे हैं लेक्चर्स। और इन्वायरमेंट में हमने इसके पहले हिम तेंदुओं के विषय में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था कि हिम तेंदुए के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना कितनी है, मतलब कैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या है उनके लिए, क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। तो अभी डिस्कशन चल ही रहा था, पूरा तो हुआ नहीं था, लेकिन आइए अब देख लेते हैं। हिम तेंदुए के ऊपर ही हम लोग देखेंगे। हिम तेंदुए के ऊपर परियोजना हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है। परियोजना हिम तेंदुआ उनके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है। हम हिम तेंदुए के विषय में अगर हम बात करें तो आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें इनकी कैटेगरी क्या है, वर्नेबल। इतना याद रखो बस, आईयूसीएन की लिस्ट में क्या है, वर्नेबल हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सिटीज की जो परसिस्ट है उसमें कौन से लिस्ट में शामिल है, फर्स्ट में। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो एकदम यहां से यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना। आईयूसीएन में ये क्या है, ये हैं वर्नेबल, ठीक, या सुबेद जिसे बोलते हैं। ठीक, उसके बाद सिटीज नाम का है आपका, ये देखिए आपका आता है, उसमें कौन सी परसिस्ट में या सूची में है, तो फर्स्ट सूची, फर्स्ट सूची में शामिल है। इतना हो गया। उसके बाद WPA वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में WPA में ये कौन सी सूची में है, ये अनुसूची वन के अंतर्गत है, अनुसूची वन के अंतर्गत है, जैसे सिटीज में है। ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनके शिकार पर प्रतिबंध, भाई वन पहले अनुसूची में है तो मैं बता देता हूं, पहली अनुसूची उनकी है, पहले और दूसरी अनुसूची पूरी तरह प्रतिबंधित है, शिकार नहीं हो सकता, सजा का कठोरतम से कठोरतम प्राविधान है। दूसरी और तीसरी अनुसूची, तीसरी और चौथी अनुसूची में कठोर का कम कठोर का जो है वो कठोर सजा जो है उसमें नहीं दी जाती, मतलब कम कठोर सजा का प्राविधान है, लेकिन सजा का प्राविधान है, याद रखिएगा। और वो भी इस टाइप की इन्हीं सब के लिए है, ठीक है। और तीसरी अनुसूची जो है आपकी, पांचवी अनुसूची वर्मिन डिक्लेयर किए हुए पशुओं को मारने के लिए है। और छठवीं अनुसूची आपकी है वो पशुओं सॉरी पेड़ पौधों के लिए है। पेड़ पौधों की कौन सी सूची को हम काट नहीं सकते हैं, उनके लिए है। पांचवी अनुसूची आपकी है वर्मिन घोषित किए हुए जिनका शिकार करना अनिवार्य हो जाता है। चौथी और तीसरी सूची कम कठोर सजा के लिए, पहली दूसरी सूची कठोर सजा के लिए हाई लेवल प्रोडक्शन दिया गया हुआ है पहली दूसरी अनुसूची में। तो अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में 2018 से। 2018 में तो आप उठा करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, वन जीवों की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण जिसे CMS के रूप में जाना जाता है, उसमें भी CMS में भी ये परसिस्ट वन में है, सूची वन में। सिटीज में पहली सूची में, CMS की पहली सूची में, WPA की पहली सूची में, और IUCN की सिटीज मत IUCN में सुबेद वर्नेबल हैं, खतरे की घंटी उस लेवल की नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 2013 की बिश्केक बिश्केक जो होता है आपका, ये डिक्लेरेशन के विषय में है, याद रखिएगा, ठीक है। घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में हुई थी, के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के रूप में सूचित किया गया है। तो 23 अक्टूबर की डेट भी बहुत जरूरी है, याद रखिए। 11 जुलाई, 23 अक्टूबर, 29 जुलाई, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि थोड़ा खुद भी तो मेहनत करें। आगे 2013 में 12 स्नो लेपर्ड, 12 स्नो या लेपर्ड रेंज देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा 20
बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस साथ ही इस अवसर पर वैश्विक हिम तेंदुआ की पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूं। 2013 में बिश्केक घोषणा के तहत 23 अक्टूबर को अब वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा, ऐसा अधिसूचित किया गया। उसके बाद आए वर्ष 2013 में 12 ऐसे देशों को चिन्हित किया गया जो लेपर्ड रेंज के देश थे जहां पर तेंदुए पाए जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, नेपाल हो गया, रूस हो गया, तजाकिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तो 1 2 3 4 तो तान है, जितने भी तान होते हैं। उसके बाद रूस भी इसमें आ गया, मंगोलिया भी आ गया। तो 6 उस साइड के हो गए। भारत के पड़ोसी देश जितने हैं उनको आप ले लीजिए, 6 बाहर के और 6 भारत के पड़ोसी देश। जैसे भारत है तो भारत के बगल में नेपाल हो गया, भारत के बगल में नेपाल के साथ साथ भूटान हो गया 2, उसके बाद चीन आ गया, उसके बाद पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, तो हो गया अब 3 2 5 6 कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, आगे साथ ही इस अवसर पर वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP नामक एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट लेपर्ड या स्नो लेपर्ड की बात करें तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत वर्ष 2009 में देश के 5 राज्यों में जहां जहां पर पाए जाते हैं। इसके पहले लेक्चर में बताया था, पहला सारे पहाड़ी राज्यों को आप एक तरफ ले आइए। ये है आपके पहाड़ी राज्य, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है आपका, ये सिक्किम है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका। तो ये J&K हो गया आपका, ये HP हो गया, गैस वाला HP नहीं हिमाचल प्रदेश, ये UK हो गया, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है, ये सिक्किम हो गया, श्रिंक कर गया, और अरुणाचल ए से डोनेट कर दीजिए। ऐसे आपके राज्य हैं। ठीक है, आगे इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर देश में तेंदुओं की आबादी और उनके प्रवास को संरक्षण प्रदान करना है। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि उद्देश्य क्या है, कि भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मानव इंटरफेयर उसमें इंक्लूड होगा। भाई मानव इंटरफेयर उस लेवल पे नहीं कि तेंदुओं को मारने लगो, मानव इंटरफेयर उनके संरक्षण के लिए NGO आएंगे, बहुत सारे सरकारें आएंगी, ताकि इनकी आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। क्योंकि आबादी इनकी वैसे भी बताया गया है 7,500 के करीब है, एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कितनी है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत अधिसूचित, जहां पर जो भाई अधिसूचित का मतलब होता है जो क्षेत्र चिन्हित किया गया है कि यहीं पर सारे कार्यक्रम होने हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अधिसूचित क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के साथ सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के सहयोग से हिम तेंदुओं और उनके आहार और प्रवास के संरक्षण, जागरूकता, संरक्षण और विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम है वो सब आयोजित किए जाने चाहिए। कहां पर? अधिसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत 2009 में जैसे कि बताया था हुई थी। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो बता चुके हैं, और ये बेसिकली ऊपर का ही कॉपी हो चुका है नीचे, इसलिए ऐसा दिख रहा है। हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु सरकार के अन्य प्रयास क्या क्या हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि भारत में हिम तेंदुओं की भौगोलिक सीमा में पश्चिमी हिमालय का एक बड़ा हिस्सा आता है। पश्चिमी हिमालय समझ रहे हैं ना, 2 प्रकार के हिमालय अपन यहाँ पाए जाते हैं। अभी मैंने बनाया था तो ये तो सही बन नहीं पाया है, स्पेस कम है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। ये बनाया है, ठीक है। ये आपका पश्चिमी हिमालय है, ये क्षेत्र आपका कौन सा है? पश्चिमी हिमालय है। और ये आपका कौन सा है? ये है आपका पूर्वी हिमालय है। कितना है? पूर्वी हिमालय। यहाँ से UPSC ने 2018 में एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनाया था कि पश्चिमी या हम कह सकते हैं उत्तरी हिमालय जो है वो 5 राज्यों से होकर के निकलता है, और पश्चिमी घाट 5 राज्यों से होकर निकलता है, और पुलकेट लेक
दो राज्यों के मध्य स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने, और आपको कॉमन सेंस लगाना था कि आप हिमालयी राज्यों को पूर्व और पश्चिम के विषय में अगर जानते होते तो आप उसको कर सकते थे। अगर आप गिनना स्टार्ट करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, ये सारे ही हिमालय में आ जाते हैं, क्योंकि ये पूर्वी हिमालय का भाग है। नागालैंड, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे पूर्वी हिमालय में आ जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाता है। तो 5 से तो बहुत ज्यादा हो गए। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन करना चाहते तो पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ से निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए था कि गुजरात तो आता ही आता है, महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, तमिलनाडु का भी पार्ट आ जाता है कुछ, किसमें, पश्चिमी घाट में। तो 6 राज्य हो गए, 5 राज्य का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, एक ऑप्शन सही हुआ। पुलकिट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, जो कि लैगून के मामले में चिल्का के बाद सबसे बड़ी लैगून है। ठीक है, अब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी में एक फैक्ट तैयार हो गया लैगून के मामले में, चिल्का सबसे बड़ी लैगून, दूसरी पुलकिट। ठीक है, चिल्का सबसे बड़ी लैगून और पुलकिट दूसरे नंबर पे। पहाड़ी राज्यों में कितने राज्य आते हैं ये भी हो गया, पश्चिमी में कितने स्टेट आते हैं वो भी क्लियर हो गया, यहां पर क्या कह रहे हैं वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भूभाग शामिल है इसमें, पहले ही बता चुके हैं कितनी बार। 2013 में हिमतेंदुआ के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम चलाया गया था, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 12 सदस्य, 12 क्षेत्र कौन कौन से हैं मैंने बताया था, वही चीज यहां पर रिपीट हो रही है। हिमतेंदुओं के संरक्षण सरकारों के अन्य प्रयास क्या हैं, वही सेम चीज रिपीट कर दी यहाँ पे। तो संरक्षण के प्रयास में सीधी बात, एक 2013 में बिश्केक एक घोषणा हुई, पहली चीज हो गया। दूसरा, 12 रेंज के देश हैं, कौन कौन से हैं। पहली बात तो आप भारत के बगल में 5 कंट्री के नाम याद रखिए। पाकिस्तान का नाम याद रखिए, वो तो याद रखते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छा मुल्क है, पूरे विश्व पटल पे उनकी बहुत अच्छी साख है, ऐसी साख है कि भगवान कटोरा लेके मांग रहे हैं घर घर, यही साख है। तो पाकिस्तान, उसके बाद आपका आ गया अफगानिस्तान, उसके बाद आप चीन आ जाइए, उसके बाद आप आ जाइए नेपाल आ जाइए, उसके बाद आ जाइए भूटान, और उसके बाद भारत है। तो 6 आपकी याद कर लिए। ऊपर से आप मंगोलिया, फिर रूस आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा, किर्गिस्तान आ जाएगा, तजाकिस्तान आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आ जाएगा। हो गए 12, इतने ही याद रखने थे आपको, और ये 12 रेंज के देशों के नाम हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सुनिश्चित किया गया है इसमें। केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली में जो 2013 के बिश्केक में एक बैठक हुई थी, याद है, वैश्विक हिमतेंदुआ प्रोग्राम चलाया गया था, उसी को हम लोग ग्लोबल सिक्योर लेपर्ड स्कीम या फिर GSELP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसकी एक बैठक हुई, और यह बैठक यह बैठक नई दिल्ली में हुई। कार्यक्रम की चौथी संचालन समिति की मेजबानी की गई थी, और इस दौरान देश में हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन पर पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 में पहली बार फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट को लागू किया गया था या लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हिम तेंदुआ के लिए क्या हुआ था। उसके पहले पूर्वी पश्चिमी हिमालय के विषय में पूरी जानकारी हो गई। उसके बाद हमने कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिए, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख ली, ताकि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते चले। ठीक है, आगे देख लेते हैं समुद्री कछुआ परियोजना। बहुत डिटेल में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, एक एक परियोजनाओं को, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। अगर आपने पूरी सीरीज देख ली है तो भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने लास्ट के कुछ 15-20 लेक्चर भी देख लेंगे ना आप, तब भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 15 आ रहे हैं तो 10 तो आप करके ही जाओगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो यहीं से होंगे, बाकी 5 क्वेश्चन उनमें से होंगे। ठीक है, और आइए देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सबको पता है कि भारत गवर्नमेंट जो है
या फिर किसी भी देश की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को लेके आती है। कार्यक्रम को लेके आती है का मतलब इन द सेंस कि ऐसी परियोजनाएं और कार्य योजनाएं लेके आती है जिससे कि संरक्षण प्रदान किया जा सके। मान लीजिए जैसे कि पशुपालन योजना लेके आई, हरियाली मिशन लेके आई, उसके बाद उज्ज्वला योजना लेके आई, उसके बाद फिर हर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेके आई। ये योजनाएं लाई क्यों जाती हैं? इसलिए लाई जाती हैं कि हम सुनियोजित ढंग से एक प्री प्लान के अकॉर्डिंग और एक एक करके नहीं, एक साथ में थोड़ा थोड़ा करते हुए 2002 में कोई योजना लॉन्च की गई तो उसका टारगेट रख दिया गया कि 2010 तक हमें ये कंप्लीट इसका कवरेज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कर लेना है। मतलब पूरे देश भर में हमें सड़कों का जाल 2010 तक बिछा देना है। तो सुनियोजित ढंग से एक टीम बैठाई गई, उस पर कार्यक्रम किए गए, काम किए गए और काम करते करते और इसी प्रकार से डेवलपमेंट होता चला जाता है। इसीलिए जब किसी प्रकार का कोई संकट आता है, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम ऐसे लगता है कि यहाँ संकट आने वाला है, मतलब इन द सेंस कि इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसके बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम लोग क्या लाते हैं? कार्य योजना या प्लान बनाते हैं ताकि उनको संरक्षित किया जा सके, उनका विकास किया जा सके और उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना की आवश्यकता पड़ी और इसलिए पड़ी ताकि उनको हम शिकारियों से बचा सके, उनका विकास कर सके और विविधता को और बढ़ा सके, पर्यावरण की सुरक्षा कर सके और वो अच्छे और सुरक्षित जगह पर अंडे का सर्जन कर सकें। इसीलिए अभी यहाँ पे भी यही सेम चीजें लिखी होंगी। तो देख लीजिए कि भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना का दस्तावेज समुद्री स्तनधारी जीवों के संकट में फंसे होने, क्षतिग्रस्त होने, मृत्यु को प्राप्त होने, समुद्री कछुओं के संरक्षण के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सरकार, समाज और सभी हितधारक, वह एनजीओ, वह गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो जो इनके संरक्षण के लिए आगे आना चाहती है, उनको इसमें समन्वय और सुझाव देने का अधिकार दिया गया। मतलब कहने का कि यह भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ऐसा कहा कि भाई संकट आ गया है, ऐसी सी चीजें हो रही हैं हमारे साथ में, ये प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है, अगर हमने इसका संरक्षण नहीं किया तो ये हमारे देश में पाई ही नहीं जाएगी। जब हमारे देश में पाई ही नहीं जाएगी तो इससे विश्व स्तर पर हमारी इमेज खराब होगी। इसको संरक्षित किया जाए। सारे एनजीओ, सारे जो मानव जो लगे होते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी अच्छे एनजीओ से जुड़े होते हैं, किसी चैरिटी से जुड़े होते हैं, किसी प्रकार के जो संस्थान हैं, जितने भी हैं, सबको संदेश भेजा गया कि भैया इनके संरक्षण के लिए कुछ करिए वरना ये मर रहे हैं। तो इनको संरक्षण दिया गया और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव भी मांगे गए। आगे कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में नौवाहन मत्स्य व्यापार के लिए संचालनों से समुद्री कछुओं और उनके अंडे विनिष्ट होने के कारण यह अपने कई प्राकृतिक निवास से लुप्त हो गए और विलुप्त होने की स्थिति में है। मतलब कहने का कि भाई नौवाहन मतलब नौका तो चली रही है, मछली पकड़े जा रही है, मछली के जाल फेंके जाते हैं, तो उसमें अनएथिकल तरीके से मतलब इतने बड़े बड़े कांटे लगा करके फंसा लिए जाती हैं मछलियों को, जो फंसाया जाता है, तो उनके साथ साथ में अदर जीव जंतु जिनका शिकार नहीं होना चाहिए उनका भी शिकार हो जाता है। तो वो उससे व्यापार के संचालन से, व्यापार से बहुत बड़ी बड़ी समुद्री शिपें जा रही होती हैं, उनसे उनका घर परिवार नष्ट हो जाता है। उनसे उनकी रक्षा करने के लिए हम वन एंड पर्यावरण मंत्रालय ने सबसे सुझाव मांगे और प्रोटेक्शन देने के लिए आग्रह किया। आगे IUCN ने इस प्रजाति को वर्तमान में लुप्त प्राय प्रजाति सूची में शामिल किया है। मतलब उनके कहने का कि ऐसे जैसे चल रहा है ये लुप्त तो प्राय हो ही गई है, लगभग नष्ट ही हो गई है, ऐसे रहा तो खत्म हो जाएगी। एक्सटेंट जिसे बोलते हैं, एक IUCN की 9 सूची में वर्नेबल एक टाइप है। 9 टाइप होते हैं टोटल। 9 टाइप में एक टाइप है वर्नेबल, जैसे वर्नेबल, और एक टाइप है लुप्त प्राय, तो और एक टाइप है एक्सटेंट। तो एक्सटेंट मतलब कि एकदम से खत्म हो जाना, दोबारा मिलेंगी नहीं। डायनासोर की प्रजाति वर्तमान में धरती पे पाई नहीं जाती हैं, वो खत्म हो गई हैं, पूर्णतः समाप्त हो जाना। लुप्त प्राय प्रजाति में कहीं ना कहीं उनका संरक्षण हो रहा होगा, लेकिन जब पूर्णतः समाप्त हो जाए, एक्सटेंट हो गई, तो फिर उनका संरक्षण किसी भी जंगल, किसी भी चिड़ियाघर या किसी प्रकार के जू सेंटर, किसी प्रकार की कहीं पर भी नहीं होगा।
ठीक है, जैसे डायनासोर। ठीक, आगे देख लीजिए, कह रहे हैं कि जबकि इन कछुओं की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या भारत में पाई जाती है और तथा भारत में इनके संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कार्य योजना को एक नया स्वरूप दिया। आगे कह रहे हैं कि समुद्री कछुओं की लगातार घटती संख्या का कारण क्या है। अभी तक कारण ही तो डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया कि मत्स्यन हो रहा है, हमने डिस्कस किया व्यापार हो रहा है, हमने डिस्कस किया नौवाहन हो रहा है और मछली पालन हो रहा है, मत्स्य पालन हो रहा है। तो भाई पालने के लिए पकड़ना पड़ेगा, पकड़ने के लिए मारना पड़ेगा। सीधी बात है कि कछुए मरेंगे तो उसमें, उसी की वजह से। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि नारियल के पेड़ कोकास, नारियल के पेड़ कोकास, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूसीफेरा के बागान और न्यूसीफेरा के बागान, और उसके बाद कह रहे हैं कासुआ राना के वृक्ष। फिर से सुन लीजिए, नारियल के पेड़ कोकास, न्यूसीफेरा के बागान और कासुआ राना वृक्ष जो समुद्री तटों पर लगाए जाते हैं, प्रजनन के दौरान समुद्री कछुओं की मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ये कारण में है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि वह बेसिक कारण कौन से हैं जिसके वजह से जो कछुए की मृत्यु हो जाती है। उनके 4 स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं, नीचे उसके बाद कूट बनाओ। तो पहला नारियल के पेड़, उसके बाद कह रहा है अगला कोकास न्यूसीफेरा के बागान, अगला कासुआ राना के वृक्ष। ये सब समुद्री तटीय क्षेत्र में लगाए जाते हैं और उस समुद्री तटीय क्षेत्र में लगाए जाने के कारण ही इनका क्या हो जाता है, ये समुद्री कछुओं की मृत्यु का कारण बनते हैं। आगे कह रहे हैं समुद्री कछुओं के अंडों और वयस्कों का शिकार और तटीय क्षेत्रों में विकास परक गतिविधियों के कारण भी इन कछुओं की मृत्यु हो जाती है और उनकी विकास में गिरावट आ रही है। तो अंडों और वयस्क का शिकार हो जाता है, पहले ही बता चुके हैं। मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाते हैं, फिर ये भी बता चुके हैं। समुद्री तटों पर रेत के खनन के कारण भी समुद्र कछुओं का, क्योंकि समुद्र में जब रेत खनी जाती है तो अंडे वो अंदर देते हैं, रेत के अंदर, और अपने अंडों को छुपा देते हैं और रेत खनन होता है, अवैध शिकार हो जाता है उनका और मर जाते हैं। उसके बाद फिर कई बार तट पर कम हुई रेत को आपदा नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से बढ़ाया जाता है और इससे समुद्री कछुओं के घोंसले, प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं ना। मतलब कहने का कि जैसे क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेत कम हो गई तटीय क्षेत्र में, तो उनको क्या होता है कि बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब उसी समय पर कोई कछुआ या कछुए का पूरा झुंड आया और उसने अंडा दिया और उसी रेत में दबा के वो चले गए, प्राकृतिक रूप से मामला उनका हो गया सेटल। लेकिन अब वहीं पर एक्स्ट्रा रेत आ गई और रेत आकर के वो दब गए, अंदर ही अंदर मर गए, तो वो भी एक प्रकार की हानि है। तो आप प्राकृतिक और नेचुरल दोनों, प्राकृतिक और मानवकृत दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, आसपास के घरों की कृत्रिम रोशनी के कारण शिशु समुद्री कछुए अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बहुत तेज रोशनी हो जाती है तब भी वो बाहर नहीं निकल पाते, उनको लगता है कि दुनिया तो अब यहां से कहीं और आगे है ही नहीं। ठीक है, गीदड़ों, कानिस एरेसिस, लकड़बग्घे, जंगली कुत्ते भी वयस्क कछुओं और अंडों और शिशु कछुओं का शिकार कर लेते हैं। वो तो बस सूंघते रहते हैं, सूंघने की क्षमता उनकी बहुत ज्यादा होती है। सूंघते सूंघते मान लीजिए कहीं किनारे पहुंच गए और देख लिया, खोद के निकाल करके अंडों का शिकार कर लिया। उसके बाद समुद्री तथा तटीय पर्यटन में वृद्धि समुद्री कछुओं को उनके प्राकृतिक क्षेत्रों में घोंसले बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। भाई समुद्री और तटीय पर्यटन, अब पर्यटन के लिए बहुत प्रकार के लोग, बहुत विदेशी लोग आते हैं और समुद्र का दौरा करके जाते हैं, अपना मन बहला लेते हैं, शांति मिल जाती है, और तो उससे भी उनको अपने प्राकृतिक घोंसले बनाने में भी बाधा उत्पन्न होती है। वैश्विक तापमान में हो रहे परिवर्तन से भी उनको अपने प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, और प्रदूषण तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण, क्योंकि जब तक भाई एक सिंपल सी बात है कि जब वहां पर विजिटर आ रहे हैं, मतलब कि पर्यटक आएंगे तो वहां विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद क्या होगा, वहां पर खाएंगे पिएंगे और फेंक के चले जाएंगे, तो वो तो उनके लिए पोल्यूशन ही हो गया ना। तो फिर कहाँ बनाएंगे बताइए, पन्नी हटाएं,
वो मानो तो है नहीं कि अपने हाथों से पन्नी हटा लेंगे, बेचारे किसी तरह रेत पाते हैं उसमें दाब देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने आह्वान किया है कि इन सब चीज़ों को प्लीज़ बचाया जाए, इन सब चीज़ों को दूर किया जाए। समुद्री कछुआ परियोजना की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1999 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम तथा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सम्मिलित प्रयास से समुद्री कछुआ परियोजना शुरुआत की गई थी। फिर से सुन लीजिए, इसमें 3-4 फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 1999 में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत किसने की थी? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। उसके साथ में मिलावट हुई यूएनडीपी की, उसमें साथ में भारतीय वन और पर्यावरण मंत्रालय भी सहयोग दिया और इन तीनों के सहयोग से ही इनकी शुरुआत हो गई। और परियोजना कछुओं के प्रजनन क्षेत्र को सुरक्षित करने और अन्य प्रकार की असुविधाओं से इन क्षेत्रों का संरक्षण की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि भाई सीधी बात है कि मैंने इसके पहले भी ये डिस्कस कर लिया है कि परियोजनाएं लाई क्यों जाती हैं, कार्य योजनाएं बनाई क्यों जाती हैं, उनके संरक्षण के लिए, ताकि उनको सुरक्षित माहौल मिल सके। जितने प्रकार की हमने एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं कि कितने प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं, उन सबको दूर करते हुए उनके लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए, ताकि वो एक्टिविटीज़ जो हैं अगर अनएथिकल नहीं हैं, सही हैं, तो वो भी अपने सीमा के अंदर हों और इनका भी कार्यक्रम अपना चलता रहे। इसके साथ ही इस परियोजना के विकास और मॉनिटरिंग के लिए फंड जारी किया जाता है। भाई फंड, जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो कार्य योजना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद इसमें ओविल रिडले कछुओं के घोंसले के क्षेत्र की सैटेलाइट विधि से जांच की जाती है। अब देखिए, सैटेलाइट को भी इंक्लूड कर लिया गया और इसमें विभिन्न प्रकार की एजेंसियों को शामिल कर लिया गया। उसके बाद ये देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नागरिक समाज के बीच समन्वय स्थापित करने का मार्गदर्शन या उनका सुझाव मांगा गया, उनको शामिल किया गया, ताकि हम लोग किसी तरह समन्वय बना करके इनके क्षेत्र को सुरक्षित रख सकें। आगे कह रहा है, इस कार्य योजना का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में कछुआ संरक्षण के लिए सामूहिक भागीदारी बढ़ाना और महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करना है। तो इस कार्य योजना का उद्देश्य क्या है? वो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कछुआ संरक्षण के लिए सामूहिक भागीदारी हो। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित किया जाए ताकि ये सुरक्षित अंडे प्रदान कर सकें, और उन सभी कारकों तथा गतिविधियों की पहचान की जाए जो समुद्री कछुओं के लिए संकट उत्पन्न करती हैं। उन सभी चीज़ों को चिन्हित किया जाएगा जो कछुओं के मृत्यु का कारण बनते हैं। अन्य प्रयास, भारत में पाए जाने वाले कुछ कछुए, समुद्री कछुआ परियोजना, थोड़ा ये लंबा है, हम लोग इसलिए इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।